बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। इसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को देखेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आज क्या है जी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है जी। तो इस थ्योरी के हम पॉइंट्स भी देखेंगे और इसमें जितने भी जो इसके मुताल्लिक़ पॉइंट्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये वेव्स के बारे में डिस्कशन होगी ज़्यादातर, ठीक है जी। तो इसमें देखें, ये जो प्लैंक्स है ना, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। किसके नेम के ऊपर है जी? साइंटिस्ट के नेम के ऊपर। क्वांटम क्या है? जब आप माइक्रो लेवल पे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रो लेवल पे जब आप स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम। और इसमें हमने माइक्रो लेवल पे बेसिकली क्या करना है? एनर्जी को डिस्कस करना है। किसको एनर्जी करना है? एनर्जी को। किस चीज़ की एनर्जी को? लाइट की एनर्जी ले सकते हैं, या मिसाल के तौर पर इंफ्रारेड रेज ले सकते हैं, कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, यूवी रेज ले सकते हैं, रेज आप कुछ भी ले सकते हैं। यानी बेसिकली हमने इसमें क्या करना है? हमने इसमें स्टडी करना है एनर्जी को। किसको स्टडी करना है जी? एनर्जी को। ये एनर्जी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है? एनर्जी के बेसिकली हम इसमें क्या देखेंगे? बिहेवियर को देखेंगे कि जब कोई बॉडी एनर्जी को जज्ब करती है, एब्जॉर्ब करती है, या आगे वो एनर्जी को इमिट करती है, तो वो किस शक्ल में एनर्जी को इमिट करेगी, उसकी फॉर्म क्या होगी। अब जाहिर है एनर्जी जो है, एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जिन चीज़ों से मिलकर बनी है उनको हमारे लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब उसमें हम जब माइक्रो लेवल में स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे क्वांटम। क्या नाम देंगे जी? क्वांटम। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो वर्क किया था प्लैंक्स ने किया था। कब किया था? 1900 ने। और इसी तब उसने ये क्या थी थ्योरी पेश की थी। क्या पेश की थी? थ्योरी पेश की थी। अब ये थ्योरी है क्या? इट deals with the absorption and emission of electromagnetic by an object ये इस थ्योरी के क्या हैं? मेन पास। ये उसके आप समझ लें मेन पॉइंट है इसका, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें। ये सबसे पहले थ्योरी किसने पेश की थी? मैक्स प्लैंक्स ने। किसने जी? ये उसका नाम है, मैक्स प्लैंक्स। और उसने ये थ्योरी कब पेश की थी जी? 1900 में। ये थ्योरी क्या कहती है? इट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय एन ऑब्जेक्ट। किस चीज़ के बारे में जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी देख लेंगे। आमतौर पर आपने जो रेडिएशन अभी पढ़ी हुई है वो पढ़ी हुई है न्यूक्लियर रेडिएशन। कौन सी बचे? न्यूक्लियर रेडिएशन। न्यूक्लियर रेडिएशन में आपने अल्फा और बीटा रेज को मोस्टली देखा था, ठीक है जी। न्यूक्लियर रेडिएशन में क्या है जी? अल्फा है, बीटा है, गैमा रेज भी हो सकती हैं। अभी हमने देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या देखना है जी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। अब हमने इसको समझना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं। जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आइडिया हो जाएगा तब आपके लिए ये लाइन, इस पॉइंट को समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसी की बेस पे आगे हम क्या करेंगे? मज़ीद इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो देखें, अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन, ठीक है जी। ऐसी रेडिएशन क्या है जी, ऐसी रेडिएशन जिनके गुजरने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। द रेडिएशन विच रिक्वायर नो मीडियम, विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग। प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, ट्रैवलिंग। ऐसी रेडिएशन जिनको आगे सफ़र करने के लिए, किसी जगह मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब मीडियम क्या है, मिसाल के तौर पर मीडियम को आप समझ सकते हैं, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज फॉर द प्रोपेगेशन। अब मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मेरे बात करने के लिए, इस चीज़ के लिए मुझे क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, एयर। अब मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ है, अब मेरी आवाज़ को किसी दूसरी चीज़ तक, किसी दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है। वो मीडियम क्या है, बेसिकली हवा है। अब कुछ रेडिएशन, कुछ एनर्जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये सूरज है, ये क्या है बच्चे आपके पास, सूरज। ये देखें मुख्तलिफ रेज आ रही हैं। ये आपके पास क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। और ये आपके पास क्या है जी, सन। ये क्या है, रेडिएशन है। क्या है बच्चे, रेडिएशन है। क्या है जी, रेडिएशन। ये रेडिएशन जो आ रही है ना, बीच में देखें क्या है, स्पेस है, स्पेस भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या कहेंगे, वैक्यूम। अब बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हवा है ना कोई और चीज़ है, उसके बावजूद भी ये रेज देखें सूरज से ज़मीन तक पहुंच रही हैं। अब इन रेडिएशन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसी वजह से इनको हम नाम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसी रेडिएशन जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड ना हो, उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये रेडिएशन किस शक्ल में ट्रैवल करेंगे, ये देख लें। ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था, ये जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है जी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये ट्रैवल करेंगी वेव की शक्ल में। किसकी शक्ल में ट्रैवल करेंगी जी, वेव की शक्ल में। वेव को भी समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है, और ये हैं क्या, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, एनर्जी हैं। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी वेव्स। क्या कहेंगे, एनर्जी वेव्स। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है, वेव एनर्जी है, और ये वेव एनर्जी को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो तरह से ट्रैवल करेंगी, या तो ये किसी ऑब्जेक्ट से, कोई हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट हमारे पास है सन, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सन, और दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है अर्थ। अब इसको ज़रा समझिएगा। अब ये जो सूरज है, ये सन, ये क्या है बच्चे, सूरज, ये क्या आपके पास अर्थ है, ये क्या है, सूरज है। ये वेव ट्रैवल कर रही हैं, ये वेव क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। ये देखें, ये कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जिस ऑब्जेक्ट से, जिस सोर्स से ये बाहर निकल रही हैं, उसको हम कहेंगे इमिटर, या उसको हम क्या नाम देंगे जी, रेडिएटर। अब जो उस रेज को, उस एनर्जी वेव्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वसूल कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बर। क्या कहेंगे, एब्जॉर्बर।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो एनर्जी की शक्ल में ट्रैवल करेंगे और इनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? या तो कोई ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, या फिर वही ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करे जी, खारिज करे, रेडिएट करे। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो तरह से क्या करेगा, आगे उसको प्रोपेगेट करवाएगा। या तो उसमें उसकी एब्जॉर्बेंस होगी या फिर उसमें उसकी क्या होगी जी, रेडिएशन होगी। एब्जॉर्बेंस में क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो चीज़ उसको एक्सेप्ट करेगी। ये लेट्स सपोज अर्थ है, ये अर्थ का क्या रही है, सूरज से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो ये बतौर एब्जॉर्बर एक्ट कर रही है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, सन है, सूरज है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आगे क्या कर रहा है जी, रेडिएट कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है। अब हमने इसकी बिहेवियर को समझना है। ये जो एनर्जी वेव ये जो ट्रैवल कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हो, चाहे वो क्या हो रही हो, रेडिएट हो रही हो। अब हमने इसको, इसके बिहेवियर को समझना है। हमने क्या समझना है जी, इसके बिहेवियर को समझना है, ठीक है जी। अब देखें, अभी हमने इसके बिहेवियर को समझना है। ये तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। कुछ और भी पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है। अभी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या करना है, बिहेवियर को क्या करना है, समझना है, ठीक है जी। इससे पहले अभी हमने क्या कहा है, इसके पॉइंट्स अगर हम देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी वेव्स हैं। क्या हैं जी, एनर्जी वेव। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर की होगी, इसका नाम क्या होता है, दो इसम पर मुश्तमिल है। एक इसके नाम के साथ आता है बच्चे इलेक्ट्रो, दूसरा इसके नाम के साथ क्या आता है, मैग्नेटिक, आगे क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होगा बच्चे, एनर्जी वेव, ऐसी वेव जिसके पास एनर्जी हो। वेव क्या है ये भी अभी हम समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट का मतलब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये दोनों इसमें फील्ड मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, मौजूद है। अब होगा क्या, ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक दूसरे के होंगे बच्चे परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर, परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर, या इसमें आप कहेंगे परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर के क्या मतलब होता है, अगर एक चीज़ यूं मूव कर रही है ना, ये देखें ऐसे, तो ये इस तरह हो जाएगा, 90 का एंगल होंगे इनके दरमियान। ये जो एंगल बनना चाहिए कौन सा होना चाहिए, दोनों के दरमियान 90 का एंगल। जब दोनों चीज़ों के दरमियान कौन सा एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली परपेंडिकुलर। वो दोनों चीज़ें क्या हैं, परपेंडिकुलर। एक और चीज़, परपेंडिकुलर तो हैं बट बोथ, क्या बोथ बचे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर, बट बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, इन सब चीज़ों को अभी हमने इसमें डिस्कस करना है। फिलहाल आप इसको नोट करते जाएं, चीज़ें समझते जाएं, ठीक है जी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है जी। और ये दोनों एक दूसरे के क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन इनमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ
वेव नंबर और स्पीड भी कह लें, ये सारे की सारी चीज़ें इसमें क्या होंगे बच्चे, सेम होंगे। अब मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए, इसको इसमें मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है जी। कंपोनेंट 1 ये इसमें है जी दूसरा कंपोनेंट, इसमें दूसरा कंपोनेंट आ गया। अब ये इसमें हम ड्रा कर लेते हैं तीसरा कंपोनेंट। अब ये ज़रा देखिएगा, ये उसका है जी Z कंपोनेंट, ये उसका है जी Y कंपोनेंट, ये उसका क्या है X कंपोनेंट, ये क्या है जी X कंपोनेंट। ये जो Z वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, इस Z वाले पोर्शन को हम कहेंगे जी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये वाला Y वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है जी सोर्स ऑफ प्रोपेगेशन, या इसको आप कह सकते हैं डेस्टिनेशन, जहाँ पर उसने वेव ने ट्रैवल करना है। वेव ने क्या करना है, ट्रैवल करना है। अब वेव किस तरह निकलेगी, ये उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है जी, कोई सोर्स है, वेव है। अब ये वेव इस तरह से ट्रैवल करेगी, इसको ज़रा देखिएगा, ये ऐसे, ठीक है जी, नज़र आ रहा है आपको, ठीक हो गया जी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। अब ये दोनों कंपोनेंट आपको क्या नज़र आएंगे, परपेंडिकुलर। क्या नज़र आ रहे हैं जी, परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर, इधर समझिए, ये लाइन ऊपर इस तरह ड्रा की हुई है ना, ये ऐसे, दूसरी लाइन यूं ट्रेवल कर रही है, ये देखें। लेट्स सपोज अगर मैं इसको यूं लिख लूं ऐसे, ये वाली लाइन जो ट्रैवल कर रही है इसको मैंने यूं लिख लिया है, और ये ऊपर लाइन ट्रैवल कर रही है इसको मैंने यूं ड्रा कर दिया। तो देखें इनमें एंगल कौन सा ड्रा हो रहा है, 90 का। कौन सा एंगल ड्रा हो रहा है, 90 का। इस वजह से ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्या थी जी, परपेंडिकुलर। अब ये देखें, ये एक लाइन उसमें पैदा हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये दो लाइन है। एक लाइन हो सकता है इसमें हो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरी वेव के अंदर जो लाइन हो वो क्या हो जी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है जी। अब ये दोनों ट्रैवल कर रही हैं, दोनों देखें साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। ये देखें, ये दोनों साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं, इनका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, वेव नंबर भी सेम है। फ्रीक्वेंसी भी सेम है बच्चे, वेव नंबर भी सेम है, वेव लेंथ भी सेम है। अभी हम मज़ीद इसको डिटेल से भी देखेंगे, ये वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया जी। ये इसके चंद एक पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अब इसकी एग्जांपल क्या होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। मिसाल के तौर पर आपके पास हैं जी एक्स रेज, ये नाम है। इसके अलावा आपके पास हैं यूवी रेज, इसके पास है इंफ्रारेड रे, इसके बाद आपके पास क्या है जी माइक्रो रे, माइक्रोवेव। इसके अलावा आपके पास क्या है जी रेडियो वेव। ये सारी की सारी क्या है जी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, या इसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। यानी इनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर होगा, इनकी वेव लेंथ में क्या होगा, डिफरेंस होगा। किसमें डिफरेंस होगा, वेव लेंथ में। हो सकता है इसकी वेव लेंथ 100 हो, इसकी 200, 300, 400, ये वेव लेंथ चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नेचर भी क्या होती जाएगी जी, चेंज होती जाएगी। अब देखें जो मेन पॉइंट्स है जो मैक्स प्लैंक्स ने कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन्होंने आगे क्या होना है, सफ़र करना है, प्रोपेगेट, ट्रैवल करना है। आगे इन्होंने क्या करना है, ट्रैवल करना है, प्रोपेगेट। या तो ये क्या होंगी रेडिएशन किसी भी सोर्स से बाहर निकल रही होंगी, रेडिएट, रेडिएट का मतलब क्या है, किसी भी सोर्स से बाहर निकलना। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये एब्जॉर्ब हो रही होंगी,
एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? जज़ब होना। जज़ब होना का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ में इंटर होना। ये दो तरह के उसके अंदर क्या बच्चे बिहेवियर हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या हो रही होंगी, रेडिएट हो रही होंगी, या फिर ये क्या हो रही होंगी, एब्जॉर्ब हो रही होंगी। ये ट्रैवल किस शक्ल में करेंगी? ये ट्रैवल करेंगी वेव की शक्ल में। और ये वेव क्या है? बेसिकली इनर्जी है। ये वेव क्या बेसिकली एनर्जी। अब उन्होंने क्या कहा था, ये जो रेडिएशन ये जो प्रोपेगेट हो रही है ना, ये डिसकंटिन्यूअस वे से प्रोपेगेट होंगी। डिसकंटिन्यूअस वे से क्या होंगी? प्रोपेगेट होंगी। नॉट इन अ कंटिन्यूअस वे, नॉट इन अ कंटिन्यूअस वे। ये इसी का क्या था? पहला पॉइंट था। क्या पहला पॉइंट था इसका? इधर हम हेडिंग दे देते हैं, मेन postulates ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी। अब एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, उन्होंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सोर्स लिया था, जो ऑब्जेक्ट लिया था मैक्स प्लैंक्स ने, उसने उसके लिए टर्म इस्तेमाल की थी बच्चे ब्लैक बॉडी। क्या टर्म इस्तेमाल की थी? अब ये लफ्ज़ आपके लिए क्या है? एक नया है। ब्लैक बॉडी क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट। क्या हो बच्चे? ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैक्सिमम रेडिएशन और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करे, और मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करे। मैक्सिमम रेडिएशन या मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस के लिए हम क्या कह देंगे इसको? ये बतौर परफेक्ट रेडिएटर या फिर ये बतौर परफेक्ट एब्जॉर्बर हो। ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट, ये जिस्म क्या हो? परफेक्ट रेडिएटर, परफेक्ट क्या हो? एब्जॉर्बर हो। यानी हैपोथेटिकली अगर हम बात करें, क्या बात करें बच्चे? हैपोथेटिकली। ये हमने सपोज किया था। ये देखें, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ये देखें, ये रेडिएशन को बाहर क्या करे? इमिट करे। अगर ये 100% रेडिएशन क्या करे? इमिट करे, या ये क्या करे? रेडिएट करे, इसको फिर हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी। सिर्फ एक नाम रख दिया हमने। क्या नाम रख दिया बच्चे? ब्लैक बॉडी। अच्छा ये देखें, ये ऑब्जेक्ट में से रेडिएशन आ रही है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये सारे की ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करे, 100% एब्जॉर्ब करे। क्या करे? 100%। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर। इसको क्या नाम देंगे बच्चे? ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर। अब हमारे पास प्रैक्टिकली जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस या मैक्सिमम रेडिएशन शो करते हैं, वो हमारे पास क्या हैं? वो हमारे पास, आप इसके लिए क्या कर लें, इसमें मैं इधर लिख देता हूँ, फिर इसको इरेज कर दूंगा। एक हॉलो स्फीयर लें। स्फीयर का मतलब ये है, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ, एक स्पेस है, एक प्लेस है, एक ऑब्जेक्ट है हॉलो स्फीयर। उसके अंदर, उसके इनर साइड पे कोटिंग कर दें। किस चीज़ की? प्लैटिनम ब्लैक की। ये देखें, इसके अंदर ये देखें, मैंने क्या कर दिया बच्चे? प्लैटिनम डाल दिया। क्या डाल दिया? प्लैटिनम। इसमें क्या डाल दिया बच्चे? प्लैटिनम। अब आप इसमें क्या कर दें? होल कर दें। ये देखें, छोटा सा इसमें मैंने होल कर दिया। अब जितनी भी रेडिएशन इसमें अंदर आएंगी ना, ये सब को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। तो ये इस हवाले से क्या होगा? ब्लैक बॉडी। यानी ये कोशिश करेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करे? एब्जॉर्ब करे।
अब उसने क्या कहा था, मैक्स प्लैंक्स ने, उसने जो सोर्स लिया था जहाँ से ये रेडिएशन इमिट हो रही होंगी या फिर जहाँ से ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होंगी, उसने ऐसा सोर्स लिया था जिसके अंदर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी मैक्सिमम थी। उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम। इसको यूँ समझ लें, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास क्या बचे, कोई ऑब्जेक्ट है। ये देखें, ये आपको 3 बोर्ड मार्कर नज़र आ रहे होंगे। अगर तीनों बोर्ड मार्कर मैं इसमें से क्या करूँ, स्ट्राइक करवाऊँ, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तीनों बोर्ड मार्कर ये देखें ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। ये एक ऐसी बॉडी है जिसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, प्लाटिनियम की कोटिंग कर दी। जो ही ये रेडिएशन इसे स्ट्राइक कर रही है ना, ये सारी की सारी रेडिएशन को ये देखें इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ये देखें सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अगर ये सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करता, ये देखें 2 बोर्ड मार्कर इधर है, ये 2 बोर्ड मार्कर इसके लिए क्या थे, लेट सपोज ये सोर्स हैं, ये क्या है बच्चे, सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और तीसरा बोर्ड मार्कर इसमें से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये 100% उसको एब्जॉर्ब नहीं कर, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। अगर ये सारे की सारी लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन। अब इसी में से अगर ये बोर्ड मार्कर, इसमें से ये तीनों बोर्ड मार्कर, सॉरी ये डस्टर का समझ लें ब्लैक बॉडी है, ये तीनों बोर्ड मार्कर इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये देखें ये रेडिएशन बाहर आ रही है। अब सारी की सारी रेडिएशन को ये क्या कर रहा है, बाहर एक्सपेल कर रहा है। तो जब कोई चीज़ 100% किसी चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे या आगे इमिट करे, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। अब प्रैक्टिकली ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो 100% किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे या 100% इमिट करे। हाँ कुछ रेंज है, हो सकता है वो 90% तक इमिट करे, 98% तक इमिट करे या 95% तक एब्जॉर्ब करे, तो उस बॉडी को हम कह सकते हैं वो एक ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रही है। तो मैक्स प्लैंक्स ने क्या कहा था, मैक्स प्लैंक्स ने जो सोर्स लिया था ना, वो ब्लैक बॉडी लिया था। उसने कहा था ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होगी, वो रेडिएशन क्या होगी, वो आगे बाहर निकल भी सकती है, वो रेडिएशन जज्ब भी हो सकती है। अब वो रेडिएशन ट्रैवल करेगी वेव की शक्ल में, किस शक्ल में, वेव की शक्ल में, और वो वेव बतौर क्या एक्ट करेगी, एनर्जी। वो जो एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, वो किस तरह से ट्रैवल करेगी, डिसकंटिन्यूअस वे। प्रोपेगेशन उसकी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस वे, नॉट इन कंटिन्यूअस वे। अब हमने इस पॉइंट को समझना कि कंटिन्यूअस वे और डिसकंटिन्यूअस वे में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी। तो ये ब्लैक बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये इसको जरा समझिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है बच्चे, टैप वाटर है। ठीक है जी। टैप वाटर क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये देखें, या कोई इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। अगर इसमें क्या कर दें, हम होल कर दें, ये जो पानी बाहर आएगा, ये देखें इसमें से पानी क्या आ रहा है बच्चे, बाहर आ रहा है। तो पानी ड्रॉप वाइज बाहर नहीं आएगा, ये नहीं होगा मिसाल के तौर पर कि पहले एक कतरा नीचे आए उसके बाद दूसरा कतरा नीचे आए, नहीं, पानी सारे का सारा ऐसे मूव करेगा, ऐसे। बात समझ आ रही है बच्चे। पानी है, लेट सपोज इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया है, वाटर। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है बच्चे, वाटर है। ये इस टैंकी के अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी को फिल कर दिया। इस वाटर टैंक में से क्या होगा, जो ही मैं इसमें ओपन करूँगा पानी जो आएगा, जिस तरह हम टूटी को ओपन करते हैं, टैप वाटर, जो ही हम पानी की टैप को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, उसमें से जो पानी बाहर आता है वो देखें सारे का सारा पानी बाहर आता है। ये नहीं होता कि एक एक ड्रॉप करके बाहर है। जब कोई चीज़ इकट्ठे एक जैसी बाहर आती है या कहीं पर वो इकट्ठी एक जैसी इंटर हो रही हो या वो इकट्ठे क्या हो रही हो, बाहर हो रही हो, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वे। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस वे। क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस वे। इसके बरक्स अब डिसकंटिन्यूअस वे क्या है, इसकी हम मिसाल ये लेते थे। अब जब पिस्टल से फायर करते हैं तो उसमें से जो बुलेट्स बाहर निकल रही होती हैं, वो सारी की सारी बुलेट्स एक जैसी नहीं निकलती, एक एक करके बाहर निकलती हैं। यानी हमारे पास एक पिस्टल है, क्या है जी, पिस्टल है। अब आप इसमें से जो बुलेट्स बाहर निकालेंगे वो 1 बाई 1 बाहर आएंगी। जब कोई चीज़ 1 बाई 1 बाहर आती है या किसी चीज़ में इंटर हो रही है, उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस।
उसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। इसको मज़ीद भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये देखें, एक ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, लेट्स सपोज इसमें रेडिएशन हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये रेडिएशन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। ये रेडिएशन को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, हो सकता है उसमें रेडिएशन के कितने पार्टिकल हों, 100 पार्टिकल्स हों। लेट्स सपोज वो जो रेडिएशन है ना, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल होगी। लेट्स सपोज उसके अंदर 100 पार्टिकल हैं। अब ये 100 पार्टिकल जब इस बॉडी के ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ टकराना। तो ये 1 बाई 1 करके, क्या है बच्चे, 1 बाई 1 करके इसको क्या करेगा, ये बॉडी इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। ये बॉडी इन पार्टिकल को 1 बाई 1 करके क्या करेगी जी, एब्जॉर्ब करेगी। ये नहीं है कि 100 के 100 पार्टिकल को इकट्ठे ही एब्जॉर्ब कर ले, नेवर। पहले 1 2 3 4 5 करते करते फिर ये सारे 100 के 100 पार्टिकल को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एट अ टाइम नहीं, 1 बाई 1। पॉइंट को समझिए, जब ये 100 पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो ये 1 बाई 1 करके एब्जॉर्ब होंगे। ये नहीं होगा कि 100 के 100 पार्टिकल इसमें सारे के सारे क्या हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। इस तरह के बिहेवियर को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अगर लेट्स सपोज ये 100 के 100 पार्टिकल इकट्ठे एक ही वक्त में इसमें क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते, तब आप उसको कहते हैं कंटिन्यूअस वे। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वे। अब ये देखें, ये एनर्जी के पार्टिकल बाहर निकाल रहे हैं ना। लेट्स सपोज 100 पार्टिकल है, कितने हैं जी, 100 पार्टिकल। ये भी 1 बाई 1 करके बाहर आएंगे। ये नहीं होगा कि 100 के 100 पार्टिकल इकट्ठे एक ही टाइम में बाहर आ जाएं। ये भी 1 बाई 1 के बाहर आएंगे। इस बिहेवियर को भी हम क्या कहेंगे जी, डिसकंटिन्यूअस। क्या कहेंगे जी, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा, डिसकंटिन्यूअस वाला। ठीक है जी, तो उसका जो पहला पॉइंट था उसने क्या कहा था, एन ऑब्जेक्ट, हम क्या कह सकते हैं जी, एन ऑब्जेक्ट, या इसमें हम क्या कह सकते हैं जी, ब्लैक बॉडी इमिट्स और एब्जॉर्ब। अब आपकी बुक में लिखा होगा रेडिएशन, लेकिन अब आपको पता है ये रेडिएशन कौन सी है, न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है। ये रेडिएशन कौन सी है बच्चे, ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये उसको एब्जॉर्ब करेंगे किस वे में, डिसकंटिन्यूअस वे में। कंटिन्यूअस वे में एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करेंगे। इधर हम इसको दोबारा इधर लिख लेते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को, ताकि सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएं। अभी आपको मैंने क्या समझाया है, ब्लैक बॉडी के बारे में समझाया है, जो उन्होंने सोर्स लिया था, जो ऑब्जेक्ट लिया था। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया है कि कैसे एक डिसकंटिन्यूअस की वो बात कर रहा है कि रेडिएशन जो एब्जॉर्ब या इमिट हो रहे हैं वो डिसकंटिन्यूअस वे में हो रही है, कंटिन्यूअस वे में नहीं हो रही। तो इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो देख लें, इसमें मैं दोबारा लिख देता हूँ। ब्लैक बॉडी are an object emits or absorbs radiation। कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, in a discontinuous way, not in a continuous manner, not in a continuous way। डिसकंटिन्यूअस का मतलब मैंने सिंपली क्या समझाया है, 1 बाई 1, 1 बाई 1। ठीक है बच्चे। दूसरा, दिस रेडिएशन consists of, this radiation consists of small packets of energy। इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, किसको बचे, अब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है
कि ये जो रेडिएशन वेव की शक्ल में बाहर आ रही है या वेव की शक्ल में किसी जिस्म में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल है। और वो छोटे छोटे एनर्जी के जो पैकेट्स हैं ना, वो 1 बाई 1 करके बाहर आएंगे। इसी चीज़ को उसने नाम दिया था बच्चे डिसकंटिन्यूअस। अगर ये सारे के सारे इकट्ठे ही बाहर आते या सारे के सारे इकट्ठे किसी चीज़ में जज्ब होते, तब हम डिसकंटिन्यूअस की बजाय क्या टर्म यूज़ करते, कॉन्टीन्यूअस की टर्म यूज़ करते। आपने इसलिए क्या कहना है, डिसकंटिन्यूअस। इट मीन्स 1 बाई 1। रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के लिए उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, क्वांटा। क्या टर्म यूज़ की थी, क्वांटा। अब ये देखें, लाइट एनर्जी को हम माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे। अगर आप ऐसे आम एक ट्यूब लाइट को देखें तो ट्यूब लाइट को देखेंगे आपको ज़ाहिरन तो ऐसे फील होगा जैसे सारी की सारी लाइट इकट्ठे बाहर आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उस लाइट के ऊपर जब हम मज़ीद उसके ऊपर फोकस करेंगे, ऑब्जर्वेंस करेंगे, तो पता चलेगा आपको वो छोटे छोटे एनर्जी की शक्ल में बाहर आ रही है। और वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स जो है ना, वो मैसलेस पार्टिकल हैं, उनका वज़न ना होने के बराबर है। वो जो फिर बाहर आ रहे हैं या किसी भी चीज़ में जो जज्ब हो रहे हैं ना, वो एनर्जी के पैकेट, वो बेसिकली छोटे छोटे हैं और वो एक एक करके क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसको हम कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। ये इसका दूसरा नाम होता है जी फोटान। क्या होता है जी, फोटान। इसी वजह से इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या नाम पड़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कि मैक्स प्लैंक्स ने कहा था कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो जो वेव की शक्ल में ट्रैवल करेगी, चाहे वो जज्ब हो रही हो, चाहे वो क्या हो रही हो, आगे एनर्जी इमिट हो रही हो, उसमें जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल है। और वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉन्टीन्यूस वे में क्या करते हैं, मूव करते हैं। सॉरी, डिसकंटिन्यूस वे में क्या करते हैं, मूव करते हैं। कॉन्टीन्यूस वे में मूव नहीं करते। उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उसने नाम दिया था क्वांटा। दूसरा उन्होंने इसका क्या नाम रखा था जी, फोटान। इट मीन ये जो आपकी रेडिएशन होती है, ये छोटे छोटे अमाउंट्स ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर मुश्तमिल है। वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, क्वांटा है, या उसको हम क्या कहते हैं जी, फोटान कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है जी। उसके अलावा इसका तीसरा पॉइंट देख लें। एनर्जी इमिटेड और एब्सॉर्ब्ड is directly proportional to the frequency of wave। ठीक है, कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी है, वो जो एनर्जी को इमिट कर रहा है, बाहर एक्सपेल कर रहा है, या वो उस एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी वो क्या कर रहा है, जज़ब कर रहा है, उस एनर्जी का इन्हिसार उस वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। किस चीज़ के ऊपर, उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इस चीज़ को अभी हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। फिलहाल आप सिंपली इसको समझते जाएं, उसके आगे मैं आपको फ्रीक्वेंसी भी समझा दूंगा। फिलहाल आप इसको पॉइंट्स को नोट करते जाएं। यानी जो एनर्जी है, क्या है जी, जो एनर्जी है, किस चीज़ की एनर्जी, फोटान की, या फिर हम क्या कह देंगे जी, इसमें फोटान के अलावा हमने क्या टर्म यूज़ किया, क्वांटा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी वेव के। किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी के, वेव के। जिसको हम यूँ लिख सकते हैं ना बच्चे, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, और इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आगे E इज इक्वल टू एच लैम्डा। इसमें ये जो H आपको नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया और इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर सेकेंड। E इज इक्वल टू एच लैम्डा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये तो इसका था जी, कौन सा पॉइंट था, पहला, दूसरा, ये इसका था तीसरा पॉइंट। अब इसका चौथा पॉइंट देख लें, वो कौन सा है। ठीक है जी। उसने कहा था ये जो एनर्जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के।
एनर्जी जो है आपकी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। इस पॉइंट को दोबारा इधर डिस्कस कर लेते हैं। चौथा पॉइंट इसका क्या है जी, एनर्जी, किस चीज़ की एनर्जी, फोटॉन की या फिर क्वांटा की। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ किस चीज़ की है, वेव की। एनर्जी ऑफ फोटॉन और क्वांटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ ऑफ वेव। अब कैसे, इसको देखें, इसको यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब इधर देखिए, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वर्ड लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा, और इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा का ये साइन है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये जो एनर्जी है ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के, वेवलेंथ के, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं हमने क्या कहा था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स मैं एनर्जी को फ्रीक्वेंसी, या इसको यूं समझ लें, इसको यूं भी हम लिख सकते हैं ना, आर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, या जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी, एनर्जी। इट मीन्स मैं एनर्जी की जगह वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी की जगह एनर्जी भी पुट कर सकता हूँ। एनर्जी की जगह फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह एनर्जी भी पुट कर सकता हूँ। अब इधर एनर्जी लिखा हुआ है, इधर आप फ्रीक्वेंसी लिख लें, इधर आप क्या लिख लें, वेवलेंथ। ये रिलेशन क्या कह रहा है, ये रिलेशन ये कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की होगी जी, ये फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन की या क्वांटा की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। या आप सिंपली इसको यूं समझ लें, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, ठीक है जी। ये इसका चौथा पॉइंट है, ये इसका ये पॉइंट है, ये देखें ये, ठीक है जी। और इसकी ये दूसरी इक्वेशन ये थी, ठीक है। उसके बाद देख लें नंबर 5, जो स्पीड है, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी है। जो स्पीड है या फिर वो क्या है, वेलोसिटी है, जो फोटॉन की आप कह सकते हैं या क्वांटा की, फोटॉन की या क्वांटा की। अब ये किसकी इक्वल है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। क्या है जी, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। ये भी उन्होंने रिलेशन दिया था। जो स्पीड ऑफ फोटॉन है, जो स्पीड ऑफ क्या है, क्वांटा है, इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। इन दोनों के मल्टीप्लाई या इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है जो स्पीड है, ठीक है जी। अब कैसे, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे जी, न्यू से, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं जी लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। अब देखें, इसी में से हम अगर ये वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी की। किसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी जी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, हम ये पुट कर सकते हैं। अब ये देखें, इसको अब लेट्स सपोज नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दें जी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखें, अब हमने क्या किया है, पुटिंग दी फ्रीक्वेंसी वैल्यू इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कहाँ पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ओवर लैम्डा।
फ्रीक्वेंसी की जगह हमने क्या लिख दिया जी, सी ओवर लैम्डा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ओवर लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। दूसरा फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है जी। अगर आपको स्टार्ट में याद हो, हमने एक और पॉइंट निकाला था, क्या निकाला था, फ्रीक्वेंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एनर्जी इज इक्वल टू एच और वेवलेंथ। ये इक्वेशन भी हमने क्या की थी, पुट की थी। अब इसको आप नाम दे दें, लेट्स सपोज इसको आप नाम दे दें, चलो इक्वेशन नंबर 2 का। इसको हमने जो पहले क्योंकि लिखा था, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। तो इधर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 का। अब ये देखें, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इन इक्वेशन 1, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे जी, इक्वेशन नंबर 1 के। अब ये देखें क्या वैल्यू बन जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। ये एक रिलेशन बन गया जी, E इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब आगे देखें, इसमें हम टर्म यूज करेंगे वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। वेवलेंथ किससे होता है जी, लैम्डा से होता है। किससे होता है जी, लैम्डा से। अब इस रिलेशन को देखें, E इज इक्वल टू एच का एच सी का सी, ये क्या है 1 ओवर लैम्डा। अब ये देखें 1 ओवर लैम्डा की वैल्यू किसके आ रही है जी, न्यू बार के। इसको क्या पढ़ते हैं, न्यू बार। तो इसमें 1 ओवर लैम्डा में मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा, न्यू बार। E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। ये देखें E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो ये इक्वेशन कहती क्या है आपको, ये इक्वेशन ये कहती है जो बॉडी की एनर्जी है, या फोटॉन की, सॉरी, जो फोटॉन की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी, उसकी एनर्जी होगी। यही एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्पीड के। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसमें क्या होगी जी, एनर्जी। यही एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेव नंबर। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, वेव नंबर के। फिर हम जानते हैं जितना वेव नंबर होगी उतना उसके अंदर क्या होगी, वेवलेंथ कम होगी। इट मींस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। ये हमने उसके क्या निकाले, 4 कंक्लूजन्स निकाले। कितने रिजल्ट निकाले, 4 रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है, जो उसमें एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के। किस चीज़ की स्पीड के, उस वेव की स्पीड के। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के। एनर्जी जो है बच्चे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के। इन सब को हमने एक इक्वेशन में लिखा है। ये इक्वेशन इज इक्वल टू एच सी लैम्डा। इसको क्या कहते हैं, मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन फॉर 1 फोटॉन। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्स प्लस इक्वेशन फॉर 1 फोटॉन। इसके अलावा इसका एक और भी पॉइंट है, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। छठा पॉइंट आखिरी, वो क्या कहता है वो ज़रा समझ लें। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ
photon emitted or absorbed by the black body is the simple whole number multiple of h mu, 2h mu, 3h mu and nh mu। ये देखें जो एनर्जी है वो हमेशा होगी एच सी म्यू बार। अब एनर्जी ये नहीं होगी कि वो एनर्जी क्या हो, या वो हो सकती है 2hc म्यू बार, या उसकी एनर्जी होगी बच्चे E इज इक्वल टू 3hc म्यू बार, या उसकी एनर्जी होगी जी NHC बार। ये नहीं होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू 1.5। ये फ्रैक्शन में वैल्यू कभी नहीं आएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू एनर्जी की कभी नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है और वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस वे में निकल रही है। और डिसकंटिन्यूअस के अलावा वो स्मॉल पैकेट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। अगर आ जाए ना एनर्जी के लिए 1.5 तो आपने उसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना। ये देखें ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू 2h म्यू, एनर्जी इज इक्वल टू 3h म्यू, एनर्जी इज इक्वल टू NH म्यू। ये नहीं होगा कि इसमें 1.5 है, 2.5 या फिर 3.5 है। इसमें 1.5, 2.5, 3.5 इस तरह से एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर इस तरह से एनर्जी आ गई आपने सब क्या कर देना, क्रॉस कर देना। ये सिंपल मल्टीपल होल नंबर में होगी ये वैल्यू, कभी भी फ्रैक्शन में ये वैल्यू नहीं आएगी। ये तो थी जी मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, एक हमने टर्म यूज़ की है वेव, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, स्पीड। ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या कर लेते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। अलहदा से आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। ठीक है, तो इसमें हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे वेव क्या चीज़ है, उसके बाद हम देखेंगे जी फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे जी वेवलेंथ क्या चीज़ है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे जी स्पीड या वेलोसिटी या वेव क्या चीज़ है, उसके बाद हम देखेंगे जी वेव नंबर क्या चीज़ है, उसके बाद हम क्या देखेंगे जी वेव नंबर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इधर देख लें, जो वेव है ये देखें जो ट्रैवल करेगी, ये इस तरह से वेव ट्रैवल करती है। ये कोई मीडियम है हमारे पास, ठीक है जी। ठीक है जी, क्या आपको नज़र आ रहा है जी, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ना, ये लाइन, ये सारी की सारी लाइन बेसिकली वेव है। कैसे, ये जो इस तरह से ये जो मैंने लाइन ड्रा किया है, ये सारे की सारी लाइन क्या है जी, वेव है। अच्छा, इसके अलावा इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, ये क्या है, उसका मीडियम है। मीडियम मतलब जहाँ से वेव ने गुजरना है। ठीक है जी, ये नज़र आ रहा है जी। अब है क्या वेव, बेसिकली ये एनर्जी है। वेव बेसिकली क्या बचे, एनर्जी है। और एनर्जी को हम क्या करेंगे, आगे किसी भी चीज़ के ऊपर पहुंचाएंगे, ये एनर्जी ट्रैवल करेगी। फिर जब एनर्जी ट्रैवल करती है उसको हम कहते हैं वेव। किस शक्ल में ट्रैवल करेगी, ये एनर्जी जाएगी किसी मीडियम में से, उस मीडियम में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। अब आप कहेंगे सर डिस्टर्बेंस क्या चीज़ है, ये आपको मीडियम नज़र आ रहा है, ये वाला, ये देखें, ये सारे का सारा क्या है, इसका मीडियम है। ये सारे का सारा क्या है, मीडियम। अब इसमें ऊपर वाला ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये डिस्टर्बेंस है,
ये नीचे वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये भी डिस्टर्बेंस है। ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये भी डिस्टर्बेंस है। और ये वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टर्बेंस। मीडियम में क्या क्रिएट हो गया जी, डिस्टर्बेंस। उस मीडियम में क्या क्रिएट हो गया, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रही है, वेव। किस शक्ल में, वो एनर्जी की शक्ल में। जब कोई वेव एनर्जी की शक्ल में ट्रैवल करेगी तो वो मीडियम में किस चीज़ का बहस बनेगी, डिस्टर्बेंस का। उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे जी, वेव का नाम देंगे। उसके बाद आप आ जाएं जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी इज द number of waves passing through a point in 1 second, passing through a 1 second। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में कितनी वेव्स उसमें क्या कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। एक और बात, वेव के अंदर दो चीज़ें और भी इस्तेमाल होती हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस जिसका आपने नाम दिया था, इस डिस्टर्बेंस कहते हैं ट्रफ। ये वाला पोर्शन भी डिस्टर्बेंस वाला क्या है जी, ट्रफ। ये वाला पोर्शन क्रस्ट है, इसको भी हम क्या कहेंगे, क्रस्ट। जो ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसको क्रस्ट कहते हैं, जो नीचे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है उसको क्या कहते हैं, ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिलकर एक वेव बनाते हैं। क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेव बनाते हैं। 1 सेकंड में किसी खास जगह से जितनी वेव्स गुजर रही होंगी उसको हम क्या कहेंगे जी, फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब जरा एग्जांपल से समझिएगा। ये देखें, ये लेट्स सपोज एरिया हमने ले लिया, ठीक है। ये इसमें मैंने बच्चे ले लिया दूसरा एरिया। अब ये देखें, इसमें देखें 1 2 3, इसमें क्या बचे 1, इसमें सिर्फ एक वेव पास हो रही है और इसमें 1 + 1 देखें, एरिया दोनों में सेम है। एरिया दोनों में क्या है बच्चे, सेम है, लेकिन ऊपर ज़्यादा वेव्स पास कर रही हैं, इधर क्या कर रही हैं, कम वेव्स पास कर रही हैं। इसमें हम क्या कहेंगे, इधर फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है और इधर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है जी, कम है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा फ्रीक्वेंसी का। फिर इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है जी। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो इसको, इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का जो होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या यूनिट होता है जी, हर्ट्ज होता है। इसके अलावा देखें, फ्रीक्वेंसी के अलावा हमारे पास क्या आ रहा है जी, वेव लेंथ। उसके बाद आप समझ लें वेव लेंथ क्या चीज़ है। वेव लेंथ, इट इज़ द successive distance of a wave between two crust and trough। ये दो क्रस्ट और दो ट्रफ के दरमियान फासला होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ग्रीक लेटर से, यूनानी लफ्ज़ से। कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं लैम्डा। ये देखें, इससे हम उसको क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये देखें, इसमें देखें, इधर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर देखें इन दोनों के दरमियान क्या है जी, डिस्टेंस कम है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखें, अब ये दो ट्रफ हैं और इसमें ये दो भी क्या, इसमें ट्रफ हैं। तो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान, ये दो ट्रफ हैं और ये दो क्या हैं आपके पास हैं, क्रस्ट। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। इसमें देखें डिस्टेंस कम है, ये भी वेव लेंथ, ये भी उसकी क्या है, वेव लेंथ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में किसकी वेव लेंथ ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो इसकी वेव लेंथ क्या होगी, ज़्यादा। इसमें डिस्टेंस कम है
तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी जी, कम होगी। ठीक है जी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जी मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, नैनोमीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। अब ये देखें, एक जो एंगस्ट्रॉम होता है उसमें होते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर है वो 10⁻8 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, इक्वल। इसी तरह एक एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम हो गए, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये क्या हैं जी, इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। ठीक है जी, ये हमने देख लिया है जी। फ्रीक्वेंसी को भी हमने देख लिया है। ये देखिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ डिस्कस कर ली है, वेव को देखा है, फ्रीक्वेंसी को देखा है, वेवलेंथ को देखा है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ रहे हैं जी स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है, ये देखिए आप। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, स्पीड या फिर वेलोसिटी को। स्पीड और वेलोसिटी ट्रेवल्ड बाय अ वेव, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव। ये क्या है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकंड में कितना फासला तय हो रहा है उसको हम कहेंगे स्पीड, या फिर हम क्या कहेंगे वेलोसिटी। मिसाल के तौर पर लाइट की जो स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, हम लिखते हैं 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकंड में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 3 × 10⁸ मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 3 × 10⁸ मीटर। ये देखें कि 1 सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम क्या कहते हैं जी, स्पीड या वेलोसिटी। 1 सेकंड में जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी उतना उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना वो कम डिस्टेंस कवर करेगी उतना उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है जी, वेव नंबर। उसके बाद हमारे पास कौन सी टर्म है जी, वेव नंबर। उतना हमारे पास क्या है जी, वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चे इनवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इनवर्स। ये है क्या, इट इज द नंबर ऑफ वेव पास्ड इन यूनिट लेंथ। मीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितनी वेव्स पास ऑन हो रही हैं, इन्हें आपने डिस्टेंस को देखना है। जितनी डिस्टेंस उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में से जितना डिस्टेंस जो आपने लिया उसमें से जितनी वेव्स उसमें से पास ऑन हो रही है उसको आप क्या कहेंगे, वेव नंबर। उसको हम क्या कहेंगे, वेव नंबर। अब ये रेसिप्रोकल क्यों है वेव लेंथ की, इसको भी अभी हम समझ लेते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है जी मीटर इनवर्स, या इसको हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अब इन्हीं बिहेवियर्स को हम समझ लेते हैं कि कैसे ये चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है जी। इसमें हम दोबारा ज़रा वेव्स बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने ऐसे इसमें ड्रा कर लिया एक वेव, और ये इसमें दूसरी वेव्स हैं। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा अभी हम इसमें तीसरी और वेव ड्रा कर लेते हैं। अब इसमें ज़रा समझिए, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ये क्या है, वेव लेंथ। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे जी, वेव लेंथ।
अब जरा इसमें गौर से देखिए, अगर ये देखें इसमें वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस इधर से इधर तक ये इसका डिस्टेंस है, ये इसकी क्या है जी वेवलेंथ, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लूँ, ये वाला पोर्शन, ये देखें ये सारे का सारा, तो इसमें कितनी वेव्स पास ऑन हो रही हैं, 1 2 और 3। इस वाले में देखें सिर्फ एक ही वेव क्या हो रही है इसमें से पास ऑन हो रही है। यानी जितना आपने वेवलेंथ को बढ़ा दिया है, वेवलेंथ को आपने क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, उतना जो वेव्स है ना, उतना क्या है, वेव्स आपके पास कम हो गई हैं। जितना ये डिस्टेंस है ना क्रस्ट और ट्रफ में, जितना ये डिस्टेंस बढ़ा दिया, ये देखिए ऐसे होगा, जितना ये आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे, जितना आप डिस्टेंस क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, जितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतना उसमें वेव्स क्या हो जाएंगी, कम। उस डिस्टेंस को दो, क्रस्ट और ट्रफ में जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं जी, वेवलेंथ। अब दूसरा देखें, इसमें मैं इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में देखें, इस वाले पोर्शन में मैंने वेवलेंथ को कम कर दिया, वेवलेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब ये देखें, ये लेट्स सपोज इधर से इधर तक हम ले रहे हैं टाइम 1 सेकेंड, और इधर हम ले रहे हैं इधर से इधर तक टाइम कितना ले रहे हैं, 1 सेकेंड। इसमें देखें जितना हमने इसमें डिस्टेंस बढ़ा दिया है, ये बेसिकली क्या है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। जितना हमने उसमें से वेवलेंथ बढ़ा दी, उसमें से 1 सेकेंड में सिर्फ एक वेव गुजर रही है ना। इसमें हमने वेवलेंथ को कम कर दिया, ये देखें वेवलेंथ कम है, उधर वेवलेंथ ज़्यादा, इधर हमने वेवलेंथ को क्या कर दिया, कम, तो इसमें वेव्स की तादाद बढ़ गई है, मोर वेव। ये देखें ये भी 1 सेकेंड है, वेव 1 वेव 2 वेव 3। तो जितना हमने उसकी वेवलेंथ कम कर दी उतना उसमें क्या हो रहा है जी, वेव्स ज़्यादा गुजर रही हैं। जितना ज़्यादा वेव्स गुजरेंगी उसको फिर हम क्या कहते थे, वो वेव नंबर भी उसकी उतनी ज़्यादा क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो 1 सेकंड में उसमें वेव्स भी ज़्यादा पास ऑन हो रही हैं, तो जितनी वेव्स पास ऑन हो रही हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी, जितना वेव नंबर ज़्यादा होगी उतना उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये टर्मिनोलॉजीज भी समझ आ गई होंगी। इससे हमने क्या नतीजा निकाला है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और ये जो वेव नंबर है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और इसके अलावा ये जो फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के, और वेव बार भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। जितना उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतना उसकी उस फ्रीक्वेंसी कम, जितना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना वेव नंबर उसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जितना उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना उसमें स्पीड ऑफ लाइट या वो जो वेव जो ट्रैवल करे वो ज़्यादा होगी, उतना फिर उसमें वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ये सारे अभी हमने इस रिलेशन को भी क्या कर लिए, समझ लिए। ठीक है जी, तो अब हम मज़ीद नेक्स्ट इसमें से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है ना, इसी से रिलेटेड हम क्या देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब ये देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं जी, क्वेश्चन आ रहा है कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी। उसने आपसे क्या पूछा है जी, फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी व्हेन, फ्रीक्वेंसी अच्छा फाइंड किसकी करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी लाइट की। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी। ठीक हो गया जी, फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी। उसमें जो फिर जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज 35.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जूल। अब ये देखें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है जी, फ्रीक्वेंसी। ये हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है, फाइंड। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, और उस एनर्जी की उसने वैल्यू भी आपको बता दी है। क्या वैल्यू है, E इज इक्वल टू 35.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13
जूल। इसी रिलेशन की मदद से उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा। अब ये देखें, हम जानते हैं जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म कर दें, उसने आपसे यही फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एच। एनर्जी की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है जी, 35.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जूल। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 4 जूल पर सेकेंड। जूल से जूल क्या हो जाएगी, कैंसल। इस वाले पोर्शन को डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। जो भी एक्स वाई जेड ये जो वैल्यू आएगी ये उसकी क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, ये उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, ये इसका ये न्यूमेरिकल था। उसके बाद उसका नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल भी आप देख लें। आसान से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 photons of a certain light radiation produce 1.5 joule energy। ठीक हो गया जी। फाइंड आउट द वेवलेंथ, हमने क्या फाइंड करनी है जी, वेवलेंथ फाइंड करनी है। अब ये देखें, हम जानते हैं जो फार्मूला होता है क्या होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें, फिर हम क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एच। अब ये जो रिलेशन था फॉर 1 फोटॉन, अगर हम एक फोटोन लेते थे, एक एक करके हम एनर्जी लेते थे, इधर उसने आपको फोटोन कितने बताए, 3.0 10⁻8, यानी E इज इक्वल टू, इधर हम n लिख सकते हैं ना, n फोटॉन h। अब n की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे ना, ये बेसिकली क्या है, n की वैल्यू आपके पास क्या है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 फोटॉन। ये आपके पास क्या है जी, n की वैल्यू है, ये आपके पास क्या है जी, n की वैल्यू। अब ज़रा गौर से देखें, उसने आपसे पूछा क्या है, वेवलेंथ। अब हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, या इसको हम यूं भी लिखते थे, c/λ। वेवलेंथ को हम क्या लिखते थे जी, c/λ। कैसे, दे देखें, c इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ किसकी इक्वल, लैम्डा, इधर भी डिवाइड, इधर भी क्या हो जाएगा, डिवाइड c/λ। तो इधर हम क्या पुट करेंगे, एनर्जी E, n की जगह क्या पुट करेंगे, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8, h की वैल्यू क्या होती है, 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। अब ये देखें, ऊपर लिखा हुआ है c/λ, ये ऊपर आएगा c, ऊपर क्या आएगा जी, वेवलेंथ। क्या वैल्यू आएगी जी, वेवलेंथ। एनर्जी का भी उसने आपको बता दी, एनर्जी कितनी है, 1.5 जो 1.5 c/, वेवलेंथ। अब c की वैल्यू भी आपको पता है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8, तो ऊपर c में हम फिर क्या पुट करेंगे, c में पुट करेंगे जी 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻8 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। ये वैल्यू, सारी वैल्यूज आपको गिवन है, हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को इधर ले आएंगे, ठीक है जी। तो बाकी इसको 1.5 से क्या कर देंगे, डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी जी, वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, जो भी है, एक्स है, वाई है या
z है। ये आप जब कैलकुलेटर से कर लेंगे ना, ये आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 और न्यूमेरिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन है जी, द वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट, द वेवलेंथ ऑफ a violet light is 400 nanometer. The wavelength of violet light is 400 nanometer. Calculate frequency and wave number. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देख लें। वेव लेंथ लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 400 नैनोमीटर। ये आपके पास कौन सी वैल्यू है जी, लेंथ। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। अब एनर्जी, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एच लैम्डा। इसको लैम्डा को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। अब ये देखें, अब फ्रीक्वेंसी के बजाय उसने आपको वैल्यू कौन सी दे दी है जी, वेवलेंथ की वैल्यू दे दी है। किसकी वैल्यू दे दी है जी, वेवलेंथ की। तो हम जानते हैं जो आपके पास वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, सॉरी फ्रीक्वेंसी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके वेवलेंथ के। जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके क्या है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के। अब इसमें ज़रा गौर से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है 400 नैनोमीटर। ये उसकी क्या है जी, वेवलेंथ की वैल्यू है। वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ की वैल्यू क्या है जी, 400 नैनोमीटर। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ठीक है जी, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब वेवलेंथ, इस वेवलेंथ की वैल्यू क्या है आपको गिवन है, कितनी है, 400 नैनोमीटर। अब ये वाला रिलेशन चलो ना भी लिखें, डायरेक्ट ये वाला लिख लें, इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। सी की वैल्यू क्या होती है, 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अब ये देखें, ये वैल्यू कितनी है आपके पास, 400 नैनोमीटर। अब इसको कन्वर्ट कर दें ज़रा, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। ये है मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या हो जाएगी जी, मीटर। मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अगर इसमें से 3 इसमें इधर ले आऊँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁵। ये जो लिखा हो ना 10⁻⁸, इसमें से 10⁻³ मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड पे लिख लिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, 400। अब ये क्या लिखा हो, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹। अब इधर ज़रा गौर से देखिएगा, इस पर अब हमने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब ये 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁹ प्लस का फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा जी 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.2। इसके जब आप 4 को 30 पे डिवाइड करें, 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ एंड 4 कितना हो जाएगा, 14, क्या हो जाएगा, सेकेंड। ये उसकी क्या हो गया जी, फ्रीक्वेंसी हो गया। आपने क्या फाइंड कर लिया जी, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है जी, वेव नंबर। अब ये देखें, जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ के। फ्रीक्वेंसी के वजह हम यूँ भी कह सकते हैं, वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है ना, तो इसी की मदद से वेवलेंथ की वैल्यू भी आपने क्या कर लेनी है, फाइंड आउट
कर लेने। फ्रीक्वेंसी की वजह आप क्या पुट कर लेंगे जी, वेव नंबर की वैल्यू, उससे आपको वैल्यू सारे निकल आएंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। आप लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ strong yellow line in the spectrum of sodium is 5.09 multiplied 10 to the power minus 14 second. Calculate wavelength। और ये किस में फाइंड करनी है, नैनोमीटर में। अब इस क्वेश्चन में देख लें जी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको क्या करनी है, वेवलेंथ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आपको क्या है जी, गिवन है। अब ये देखें वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, 5.09, सी की वैल्यू कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। इसको हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है वेवलेंथ को। वेवलेंथ इधर आ जाएगी, मल्टीप्लाई इधर भी क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई, ये इससे क्या हो जाएगी, कैंसल, डिवाइडेड बाय 5.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14, 5.09 10 टू द पावर 14, ये इसमें क्या हो जाएगा, कैंसल, इधर क्या हो जाएगा 5.09 10 टू द पावर 14। ठीक है जी, तो वेवलेंथ क्या हो गया आपकी 3.0 इज इक्वल टू 5.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 14। ठीक है जी, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है जी नैनोमीटर में, तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, तो पहले ये देख लें, वेवलेंथ इज इक्वल टू 3.0 5.09 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -14, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 -14, 8 -14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6, क्या हो जाएगी ये आंसर -6। अब हमें ये जो वैल्यू चाहिए वो हमें कितनी चाहिए जी, -9 में चाहिए। तो अगर हम 10 टू द पावर 2 इधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये हम इसको यूँ लिख दें 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, इसको हम कर देंगे 10 टू द पावर 3। अब देखिए इसमें मैंने क्या तब्दीली किया, अब इसमें ज़रा गौर से देखें, ये मेरे पास है 10 टू द पावर 8, इसको मैंने 2 इसमें डिवाइड किया, 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए 10 टू द पावर -9 में, ये ही नैनोमीटर के इक्वल होता है। 10 टू द पावर 8 को मैंने किसके अंदर चेंज कर दिया जी, 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 5 में। ये जो 14 है ये ऊपर आएगा, जब ये ऊपर आ जाएगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर -14, क्या हो जाएगा जी 10 टू द पावर -14। अब देखिए हमें किसी ना किसी तरह वैल्यू क्या चाहिए जी 9, -14 और 5, तो आंसर क्या आ रहा है 9, आंसर क्या आ रहा है जी 9 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3, ये जो 10 टू द पावर 3 था इधर हम क्या लिख लेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 5.09, अब मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 -14, 5 -14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर 5 -14 करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 10 टू द पावर -9, 5 से क्या हो जाएगा कैंसल, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा राउंड अबाउट 60 की। आगे फिर हम क्या लिख लेंगे 10 टू द पावर -9, तो आंसर क्या आएगा वे इसका को इस तरह से आंसर आएगा 589 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 मीटर। अब 10 टू द पावर -9 मीटर किसके इक्वल होता है, नैनोमीटर के।
तो इस वजह से हम क्या कहेंगे 589 नैनोमीटर। इसका क्या है जी, ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप समझते हैं इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।